दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो है एयर इंडिया और विस्तारा जो है आपस में मर्ज हो चुकी है और इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल जो लगनी थी वो लगनी थी सिंगापुर एयरलाइंस की। ठीक है, तो क्यों लगनी थी सिंगापुर एयरलाइन, किस तरीके से एयर इंडिया और ये विस्तारा के अंदर जो है आया है। ठीक है, और इसमें रतन टाटा का क्या रोल है, कितने स्टेक हैं टाटा के पास में और टाटा के शेयर्स का इससे क्या लेना देना है, ये सारी बातें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको एयर इंडिया की जो है हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आप मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। और जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर जो मार्केट में न्यूज़ रहती हैं उससे किसी भी शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो शेयर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, उनका डिटेल एनालिसिस, उनकी बैंक बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा का जो फाइनल मर्जर के लिए जो एक चीज़ अभी तक अटक रही थी वो थी सिंगापुर रेगुलेटरी की तरफ से हामी। अब वो हामी जो है, मतलब वो जो हाँ उनको चाहिए था, वो एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को मिल चुका है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयर इंडिया और विस्तारा अब मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी बनने वाला है। मगर पहले ये जान लेते हैं कि आखिर विस्तारा के साथ में ही टाटा ने क्यों मर्जर किया। अच्छा, टाटा में अगर आप लोगों को वैसे तो पता होगा ही, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है उन्हें बता देता हूँ कि एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की एंटिटी थी, लेकिन कंटिन्यूसली लॉस में रहने के बाद में रतन टाटा जो है ओपन बिड के दौरान जो है एयर इंडिया को खरीद लिया था। तो अब एयर इंडिया जो है वो पूरी तरीके से टाटा ग्रुप्स के अंडर है। अब विस्तारा ही क्यों? तो दोस्तों, विस्तारा अगर आपको मैं बताऊं तो विस्तारा जो है उसमें भी रतन टाटा का शेयर है एक सिग्निफिकेंट। यानी विस्तारा जो है सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा के बीच का जॉइंट वेंचर है। और इस जॉइंट वेंचर में जो कि विस्तारा का है उसके अंदर जो है टाटा 51% स्टेक होल्ड करके बैठे हुए हैं और बाकी का जो है वो सिंगापुर एयरलाइन ने 49% विस्तारा के अंदर शेयर को होल्ड कर रखा है। अब दोस्तों, इस मर्जर के पीछे का रीज़न क्या था? इस मर्जर के पीछे का ये रीज़न था कि भाई टाटा को जो है रतन टाटा ग्रुप जो जो इनका टाटा ग्रुप है, उनको 2 से 3 एयरलाइंस जो हैं वो मैनेज करने पड़ रहे थे, जिसमें हर एक का ऑपरेशन कॉस्ट अलग था। ठीक है, अब उसके अंदर पेरोल हो गई, तो अब उसमें क्या है, वो रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये एयरलाइन 1 है, ये एयरलाइन 2 है, अब ये एयरलाइन का एम्प्लॉय इधर जाके काम नहीं कर सकता था। मतलब इनका ऑपरेशन कॉस्ट जो है अच्छी खासी पड़ रही थी। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने जो टाटा ग्रुप ने जो है वो एयर इंडिया के ऑपरेशंस को विस्तारा के साथ में मर्ज कर दिया है। अब ये विस्तारा और एयर इंडिया का जो अभी नया जो मर्जर बनेगा कंपनी, उसके अंदर सिंगापुर एयरलाइंस का अब केवल 25% स्टेक रहेगा और बाकी का जो 75% स्टेक है वो टाटा ग्रुप्स के पास में जाएगा। तो अब इससे रतन टाटा को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे जाके भी वक्त वक्त पर इस तरीके की एनालिसिस हर शेयर के बारे में मैं आपको दे सकूं। तो रतन टाटा ने आखिर इंडियन एयरलाइंस मतलब आपका एयर इंडिया क्यों खरीदा और इसके अंदर इनको फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन पहले अपन इस न्यूज़ के बारे में जो बची हुई डिटेल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, इस मर्जर के अंदर 80 लोग, जो 80 एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो पिछले 8 महीनों से लगे पड़े हुए थे। मतलब अब वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, वो जो हैं अलाइनमेंट प्रोसीजर्स को जो है एक साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो फ़्लाइट के स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, अब उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा, है ना, किस किस के पेरोल रहेंगे, है ना, उनकी पुरानी पेंडेंसी, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद और फाइनली जो कंपटीशन अथॉरिटी है उनसे फाइनल नोड लेने के बाद में ये मर्जर जो है फाइनली सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो दरअसल दोस्तों, अपन एक चीज़ और बात कर लेते हैं। दरअसल ये विस्तारा और एयर इंडिया जो है ये एनएसई और बीएसई में लिस्ट डाउन नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही है कि अगर आपको लिस्ट डाउन होना है तो कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। और एयरलाइंस जो है ये एयर इंडिया का, ये ऑलरेडी अभी डेब में चल रही है।
अगर आप बात करें तो एयर इंडिया जो है अभी जो सिग्निफिकेंट डेट अभी मतलब जो कर्जा है अभी एयरलाइन के ऊपर वो है करीब 61,562 करोड़ का। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आखिर और ये अमाउंट क्या अभी अभी हुआ है? जी नहीं, एयर इंडिया जो है पहले से ही काफ़ी कर्जे में चल रहा था, उसके बावजूद में भी टाटा ने जो है इस एयरलाइन को खरीदा। उसका रीज़न क्या है? तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरलाइन की, जो एयर इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में। तो भाई इसकी शुरुआत ही जो है वो रतन जी दादा भाई टाटा ने करी थी। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो रतन टाटा हैं उनके लिए काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है ये कंपनी। लेकिन उसके बाद में ये कंपनी पब्लिक हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको एयर इंडिया का नाम दिया गया और इसको जो है एयर गवर्नमेंट ने टाटा के सन से ख़रीद लिया था, है ना। और लेकिन उसके बावजूद में भी जो जेआरडी जो इनके फाउंडर रहे थे वो इसमें चेयरमैन रहे थे 1977 तक। और जब 1994 के अंदर दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को जब मौका मिला इस एविएशन सेक्टर के अंदर एंटर होने के लिए, तो जेट एयरवेज हो गई, है ना, एयर सहारा हो गया और दामनिया ट्रेवल्स और इस तरीके की काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इस सेक्टर के अंदर घुस गए। अब इन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर आने की वजह से भैया फेयर की जो जो किराया था उसकी लड़ाई शुरू हो गई। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स तो क्या अपने मार्जिन को कम करके और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो एयर इंडिया को बीट करने लग गए। इस वजह से एयर इंडिया की हालत ख़राब होने लग गई थी। 2000 में जाकर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई जो इंडिया का डोमेस्टिक आर्म जो इंडियन एयरलाइंस है उसको और एयर इंडिया को मर्ज कर देंगे, ताकि उससे जो इनका जो लॉस हो रहा था उसको काफ़ी हद तक ऑपरेशंस के अंदर वो लोग कवर कर सके। तो लेकिन ये चीज़ जो है उल्टा बैकफायर कर गई गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद में 2006 में ये मर्जर कंप्लीट हुआ, लेकिन 2006 के बाद में दोस्तों इतना बड़ा लॉस होने लग गया एयर इंडिया में, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मर्जर होने के पहले जो है गवर्नमेंट ने करीब 111 नए बड़े साइज़ के प्लेन खरीदे थे। ठीक है, जिसकी कीमत जो है वो 67,000 करोड़ थी। और मर्जर हो जाने के बाद में भाई जो पहले की एंटिटी और जो एयर इंडिया की एंटिटी थी उनकी टोटल एम्प्लॉयज़ मिला के 30,000 एम्प्लॉयज़ पेरोल पर आ गए। ठीक है, मतलब पहले अलग अलग एंटिटी थी, उस एंटिटी से अलग अलग जो भी खर्चा निकल रहा था इन सारे उसके अंदर इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी एडजस्ट हो रही थी। लेकिन एक होने के बाद में तो अब सीधा सीधा 30,000 एम्प्लॉयज़ का खर्चा वो सरकार को उठाना था। उसके बाद में तो जो एयरलाइंस का नुकसान होना शुरू हुआ, तो भाई सबसे पहले 2006 में 100 मिलियन का नुकसान हुआ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2011 तक करीब 2.9 बिलियन डॉलर, दोस्तों 1 बिलियन डॉलर होता है आपका 8,500 करोड़, तो ये ऑलरेडी 19,000 करोड़ के डेट पे जा चुका था। तब जाके सरकार ने ये सोचा कि भाई अब नहीं हो पा रहा, अब इससे ज़्यादा हम लॉसेस नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने वापस से एयर इंडिया को जो है टाटा को इक्विटी फंड से बेचने के लिए तैयारी कर ली और उन्होंने रतन टाटा को जो है टाटा ग्रुप्स को ये एयर इंडिया जहाँ से उन्होंने ख़रीदा था वापस से बेच दिया उन्हें। लेकिन रतन टाटा ने क्यों खरीदा? रतन टाटा एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू होगी, लेकिन बिजनेस के अंदर सेंटिमेंटल वैल्यूज चलते नहीं है। लेकिन रतन टाटा के पास में ऑलरेडी प्लान था, क्योंकि उनके पास में पहले से ही एक एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके अंदर वो एयर इंडिया को फिट कर सकते थे, जिसके अंदर उनके शेयर्ड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे। मतलब उनके पास में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ का अच्छा खासा एक पूरी फ्लीट थी, जिसके अंदर करीब पायलट्स की अगर आप गिनती देखेंगे तो 4,400 डोमेस्टिक और 1,800 इंटरनेशनल लैंडिंग पार्क्स अवेलेबल हैं स्लॉट इंडिया के अंदर, और उनके पास में हज़ारों ट्रेंड पायलट्स जो हैं अवेलेबल हैं उनके क्रू के अंदर, जिसके लिए सरकार को पहले अपने लिए खुद को हायर करना पड़ा था। यहाँ पर अब शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर जो है रतन टाटा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इन्होंने विस्तारा के साथ में हाथ मिलाकर और अपने जो ऑपरेशंस जो कॉस्ट थी उसको काफ़ी रिड्यूस करने का एक अच्छा सिग्निफिकेंट कदम उठा। और अब क्या प्रश्न ये है कि क्या रतन टाटा के शेयर्स, मतलब जो टाटा ग्रुप है शेयर्स, उसके पे क्यों फ़र्क पड़ेगा?
तो दोस्तों ये किसी भी NSE BSE में लिस्टेड नहीं है, तो ये पब्लिक कंपनी नहीं है, इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स के पैसे इन्वॉल्व। तो जाहिर सी बात है ये प्राइवेट प्लेयर्स कहाँ से लाएंगे भाई, ये भी तो कहीं से इनकम कर रहे होंगे ना, वो इनकम होती है इनकी दूसरी कंपनीज से। तो अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस रिड्यूस होता है किसी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो उसका इफेक्ट आपको पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज पे भी होता हुआ दिखेगा, और किस लेवल पे होता हुआ दिखेगा वो आपको आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल मेन न्यूज़ ये है कि विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर फाइनल हो चुका है। दोस्तों अगर आपको आने वाले अपडेट्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।